नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सबकी होली बड़ी अच्छी और रंग बिरंगी रही होगी। मुझे भी थोड़ा टाइम मिला पढ़ने का, तो इसी बीच में एक क्वेरी मिली हिंदू सक्सेशन एक्ट को लेकर। उस पर मैंने रिसर्च किया और हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ा है। उसी को आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो रिसर्च की है उसमें आपको शामिल कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी है, कॉमन मैन के लिए बड़ी नॉलेजेबल है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट बेसिकली होता क्या है? हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 था वो इतना पेचीदा क्यों था? उसके बाद फिर जो 2005 में अमेंडमेंट एक्ट आया, संशोधन आया, उसमें भी थोड़ी पेचीदगी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी 15 साल लग गए उसकी पेचीदगी दूर करते करते। तो 2020 में भी लेटेस्ट जजमेंट है, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, उसको बड़ा क्रिस्टल क्लियर किया है। तो देखते हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं जो आगे आएंगी इस एक्ट से लेकर, और उनके आंसर्स भी मैंने देने की कोशिश की है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, उत्तराधिकार अधिनियम, बेसिकली बात करता है उत्तराधिकार की, कि प्रॉपर्टी किस किस को जाएगी। मतलब जो उसके उत्तराधिकारी कौन कौन होंगे। ये अप्लाई किस पर होता है? ये बेसिकली अप्लाई होता है हिंदूज पर, जैन्स पर, सिख्स पर एंड बुद्धिस्ट पर। देखिए, प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है। एक एंसेस्ट्रल, जो हमें मतलब ऊपर से मिलती है। ऊपर से मतलब जो हमारी पैतृक संपत्ति होती है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में दादा लाई संपत्ति भी बोलते हैं। वहीं इसके विपरीत दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड मीन्स जो हमने स्वयं से अर्जित की है, जो हमने खुद तैयार की है, अपने लिए बनाई है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से पहले कोई भी जो लॉ इसको लेकर गवर्न नहीं करता था। वहाँ पे बेसिकली कस्टमरी लॉज जो है वो चलते थे, प्रचलन में वो थे। 1956 में इन सबको कोडिफाइड किया गया और ये सब जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट से, उत्तराधिकार संबंधी जितनी भी समस्याएं थी वो हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न होती हैं। और इसमें मैं पहले बता ही चुका हूँ, जैन, सिख्स और बुद्धिस्ट भी आते हैं। पूरा भारत में ये अप्लाई होता है। तो ये बेसिकली बात करता है कि जो प्रॉपर्टी हमको विरासत में मिलती है उसके उत्तराधिकारी कौन कौन होंगे। तो उसके उत्तराधिकारी 1956 के हिसाब से होते थे किसी हिंदू जॉइंट फैमिली का पिता, उसका बेटा, उसका ग्रैंडसन, उसका ग्रेट ग्रैंडसन। और यहीं अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके सन का ग्रेट ग्रैंडसन वो इस लाइनेज में शामिल हो जाएगा, लेकिन केवल मेल लाइनेज। ये जो अधिकार थे उत्तराधिकार अधिनियम के 1956 के, ये केवल मेल्स के लिए थे। फीमेल कैन बी द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, बट जो को पार्टनर्स होते थे वो केवल मेल्स होते थे। को पार्टनर्स से मतलब कि जो जिनको इक्वल शेयर उसमें मिलता था प्रॉपर्टी में, वो केवल मेल लाइनेज को मिलता था, फीमेल्स को नहीं। फीमेल्स को कोई अधिकार था ही नहीं पहले। तो इसके बाद जो 2005 में संशोधन हुआ है, उसमें क्या है, उसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए। जो उसका मूल है सेक्शन 6, उसको बेसिकली डिलीट करके एकदम पूर्ण रूप से नया वहां पर सेक्शन 6 अप्लाई किया है। और उसके हिसाब से यदि कोई कर्ता वहां पर मर जाता है तो उसकी विडो को, उसके सन को और उसकी डॉटर को ये जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड होगी। 4 वर्गीकरण किए गए हैं इसमें, 4 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो क्लास 1 के हिसाब से विडो, उसका बेटा और उसकी डॉटर वो इक्वली जो है उस को शेयरर होंगे। जो जितनी प्रॉपर्टी वो छोड़ के मरा है उसके इक्वली को शेयरर होंगे, बट जिसमें वसीयत नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल थी तो जितनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसके हिस्से में आ रही थी वो केवल उसकी वसीयत कर सकता है। और अगर प्रॉपर्टी की वसीयत थी तो वो अपनी वसीयत तो किसी को भी कर सकता था। और वेयर ही डाइड इंटेस्टेड, मतलब बिना किसी वसीयत के मरा है, प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है या ऊपर से आई है, तो वो इक्वली डिवाइड होगी तीनों में, विडो में, सन में, डॉटर में। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेरीज की जो यहाँ पर आई हैं। एक्चुअली 2005 का जो संशोधन था वो बेटियों के लिए किया गया था। तो इस संशोधन के इंटरप्रिटेशन में बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, मतलब वो समझ से बाहर था बहुत लोगों के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें कंफ्यूज थी। बताता हूँ अभी कैसे कंफ्यूज थी। तो इसमें ना कई सारे क्वेश्चंस अराइज हुए
कि जैसे ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये भूतलक्षी प्रभाव रखता है या भविष्यलक्षी प्रभाव रखता है, मीन्स ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा, पीछे से लागू होगा, 2005 से की जो पीछे की प्रॉपर्टी है वो भी गवर्न होगी, इससे नहीं होगी, या केवल 2005 के बाद ये लागू होगा। और 2005 के बाद पिता का जीवित रहना आवश्यक था या नहीं था, उसके बाद की क्या मैरिड डॉटर्स जो है वो अपने राइट्स क्लेम कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, अपना हिस्सा मांग सकती हैं या नहीं मांग सकती हैं। क्या संशोधन से पूर्व अगर कोई प्रॉपर्टी आपका डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, मतलब बिक चुकी है, बट चुकी है या एलिनेट हो चुकी है, तो क्या उससे भी अधिकार बनते हैं लड़कियों के या नहीं बनते हैं। तो इस तरह के जो क्वेरीज हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बेहतरीन 2020 में जजमेंट आया इनका विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, उसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया इसको। तो वो जजमेंट देखते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैतृक संपत्ति में बेटी के जो अधिकार होंगे, तो बेटे के सेम अधिकार बेटी के होंगे और वो बाई बर्थ होंगे। नॉट ओनली द अधिकार, राइट्स, यहां पर लाइबिलिटीज भी उसकी वही होंगी जो बेटे की होंगी सिंस बर्थ। तो फादर का अलाइव होना या नहीं होना ये अब मैटर नहीं करता। ठीक, दूसरी चीज, दो चीज के आंसर मिल गया। तीसरी चीज आपकी ये होती है कि मैरिड डॉटर्स का हिस्सा मांग सकती हैं या नहीं मांग सकती हैं। बिल्कुल मांग सकती हैं मैरिड डॉटर्स, क्योंकि सिंस बर्थ उसको राइट्स मिले हुए हैं। तो डॉटर्स जो है बिल्कुल अपना हिस्सा मांग सकती है मैरिड डॉटर्स, उसका मैरिटल स्टेटस कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, जहां पर प्रॉपर्टी जो है वो एलिनेट हो चुकी है, डिस्पोज ऑफ हो चुकी है, बिक चुकी है, बढ़ चुकी है, तो वहां पर एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है सेक्शन 6 में कि उस प्रॉपर्टी को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के इस जजमेंट से पहले 2016 में फूलवती के केस में कहा था कि फादर का अलाइव होना 2005 में इस एक्ट के समय में, अमेंडमेंट एक्ट संशोधन के समय में जीवित रहना बहुत आवश्यक था। वो 2 जजेस की बेंच थी, बट इसको ओवर रूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में विनीता और राकेश के जजमेंट में। तो ये छोटा सा आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट था जहां पर बेटियों का भी बिल्कुल समान अधिकार बनता है बेटों की तरह अपनी पैतृक संपत्ति में। धन्यवाद।